वक्फ की प्रोटेक्शन का, उसके डेवलपमेंट का बहुत अच्छा मौजूद है। इसमें वक्फ को प्रोटेक्शन के लिए कोडिफाइड कानून हमारे यहाँ मौजूद है। सबसे पहले वक्फ लॉ के ऊपर 1913 में लेजिस्लेशन ने कोडिफाइड एक्ट पास किया। उसके बाद 1936 में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट पास हुआ। उसके बाद 1954 में एक्ट आया और उसके बाद 1960 में यूपी मुसलमान वक्फ एक्ट लागू हुआ। और अब जो इस टाइम 1995 का एक्ट जारी है, जो इस वक्त प्रॉपर्टी और वोकाफ के इंतज़ाम के लिए बनाया गया है। इसमें 2013 में कुछ तरमीम भी की और उसी तरमीम में भी कुछ और बेहतरी लाने के लिए वक्फ एक्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और वक्फ की जो मंशा है उसको बरकरार रखने के लिए ये वक्फ एक्ट टाइम लेजिस्लेशन ने पास किए। लेकिन उसके लिए अगर वक्फ एक्ट के प्रोविजंस हैं तो उसमें सारी डिफिनेशन दी है। वक्फ की क्या डेफिनेशन है, कौन से वक्फ कहलाएंगे। वक्फ अमूमन दो तरीके के वक्फ एक्ट रिकॉग्नाइज करता, वक्फुल खैर और वक्फुल औलाद। वक्फुल खैर आम वक्फ है जो मसाजिद, मदरसे, कब्रिस्तान और दीगर इस तरह की आम जो चीज़ें हैं उनके लिए वाकिफ ने वक्फ किया है। वक्फ के लिए सबसे पहले ज़रूरी हुआ वक्फ में कि उनका इंदराज वक्फ बोर्ड में कराया जाए। डिफरेंट टाइम में सर्वे किए गए और सर्वे के आधार पर सेक्शन 6 और 7 वक्फ एक्ट की, उसके तहत वक्फ का सर्वे हुआ और जो 6 और 7 में वक्फ रजिस्टर्ड हो गए उनके लिए मियाद रखी गई कि वो सिर्फ 1 साल में उसको चैलेंज कर सकते हैं, वरना उसके बाद जो है वो वक्फ ट्रीट की जाएगी। और वक्फ भी एक तो वक्फ नामे के तहत वक्फ दर्ज हुए, एक वक्फ यूज़र के तहत दर्ज हुए। अब एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम आ गई। अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वक्फ यूज़र को उन्होंने कमज़ोर वक्फ माना। अभी राजस्थान में एक वक्फ को उन्होंने डिलीट कर दिया, बाय यूज़र वो दर्ज हुआ था राजस्थान वक्फ बोर्ड में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वक्फ नहीं माना। तो सबसे बेसिकली चीज़ वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए ये है कि हमें वक्फनामे ट्रेस करने चाहिए और वक्फ का इंदराज वक्फ बोर्ड में कराना चाहिए। दिक्कत सबसे बड़ी ये हो रही कि वक्फ बोर्ड में अगर 1936 में इंदराज हुआ तो जो खसरा नंबर या सर्वे नंबर जो है वो 1936 के है और आज उसके बाद में नंबर बदल गए, लेटेस्ट नंबर वहाँ है नहीं। तो जब कहीं आदमी मुकदमे में या किसी चीज़ में जाता है तो वहाँ उसको दिक्कत आती है, उस नंबरों को टैली करने में परेशानी होती है। तो वक्फ रजिस्टर्ड का पूरा इंदराज दफ़ा 37 के तहत वक्फ बोर्ड में रखा जाता है और उसमें जो भी प्रॉपर्टी दर्ज हो गई वो वक्फ मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि वक्फ वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। तो जहां दर्ज हो गई और उसको विद इन टाइम वक्फ ट्रिब्यूनल में या चैलेंज नहीं किया गया तो वो वक्फ ट्रीट की जाएगी। इसी के लिए वक्फ को मैनेज करने के लिए वक्फ एक्ट में मुतवल्ली को भी नामजद किया गया, उसकी डिफाइन किया गया। मुतवल्ली क्या है? मुतवल्ली मैनेजर है प्रॉपर्टी का, उसको इसके अलावा और कोई राइट नहीं है कि उस प्रॉपर्टी को मैनेज करे। तो वक्फ एक्ट में प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट रहे और वो हमेशा कायम रहे और उनका इस्तेफादा और उनका फ़ायदा जो है वाकिफ की मंशा के मुताबिक पहुंचता रहे, इसके लिए प्रोविज़न दिए गए। वक्फ ने अपनी वक्फ प्रॉपर्टी को जो मुस्लिम्स के हैं इसीलिए वक्फ बोर्ड कायम किया गया और वक्फ बोर्ड में भी इस तरीके से वक्फ कायम होगा, वक्फ बोर्ड कायम होगा, उसका पूरा प्रोविज़न है कि 2 मुतवल्लियों से आएंगे, 2 जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन से आएंगे, पार्लियामेंट से आएंगे, ताकि जो है मुसलमान अपने प्रॉपर्टीज को और वक्फ को उसको मैनेज कर सकें। लेकिन बदकिस्मती है कि हम लोग वक्फ बोर्ड कायम होने के बाद भी वक्फ प्रॉपर्टियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जो है समस्या ज़्यादा परेशानी कब्जे की है, अवैध कब्जे के लिए।
या मुतवल्ली अपनी मनमानी करते हैं उसके लिए, तो उसके लिए भी वक्फ एक्ट में प्रोविजन दिया गया। सेक्शन 54 में स्पेसिफिक प्रोविजन दिया गया कि जहां वक्फ की प्रॉपर्टी पर कोई आदमी कब्जा कर लेता है तो सेक्शन 54 की प्रोसीडिंग के तहत उसको बेदखल किया जा सकता है। और सेक्शन 52 इस बात को करता है कि अगर मुतवल्ली ने वक्फ की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है तो वक्फ बोर्ड उस इलीगल ट्रांसफर को वाइड डिक्लेयर करके 52 के तहत उसको टेक ओवर कर सकता है। 54 में ट्रेसपासर कौन है उसको भी सारी सेक्शन 3E में डिफाइन किया गया और उसका पूरा प्रोसीजर दिया गया। तो वक्फ एक्ट में जो अवैध कब्जेदार हैं उनसे बेदखली का भी प्रोविजन मौजूद है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी दिक्कत पहले एक्टों में यह आती थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे आदमी लॉन्ग कब्जा हो जाता था, तो उससे यह हो जाता था कि लिमिटेशन के आधार पर सूट डिसमिस हो जाते थे। तो वक्फ एक्ट 1995 में इस बात को भी शामिल किया गया कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए जो लिमिटेशन एक्ट है वो इफेक्टिव नहीं होगा और किसी भी टाइम पर चाहे कितना किसी का लॉन्ग कब्जा कितना भी हो उसके आधार पर बेदखली की जा सकती है। अगर कोई मुतवल्ली मनमानी करता है तो धारा 64 के तहत प्रोविजन दिया गया है कि हम उसकी शिकायत करें और उसकी शिकायत के तहत उसको रिमूव किया जा सकता है। जहां डिस्प्यूट किसी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है उसके लिए प्रोविजन ये दिया गया कि उसको सुनने का राइट वक्फ ट्रिब्यूनल को है, जो 83 सेक्शन में कंस्टिट्यूट की जाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा डिफर हो गया 2013 के बाद में। पहले हर जिले में वक्फ ट्रिब्यूनल मौजूद था, लेकिन 2013 के बाद में वक्फ एक्ट की 83 में उनको 3 सदस्यीय बना दिया गया और उसके बाद पहले हमारे यूपी में 2 जगह वक्फ ट्रिब्यूनल बनाई गई और अब जो है सिर्फ लखनऊ में मौजूद है। इसलिए बहुत से लोग वक्फ ट्रिब्यूनल तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए भी वक्फ की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ में दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जो किराएदारी के कब्जे हैं उसके लिए भी 1994 में जो पहले एक्ट 1372 था उसमें 94 में अमेंडमेंट किया गया और सारी वक्फ प्रॉपर्टी चाहे वो वक्फ उलाद की हो या वक्फुल खैर की हो उनको एग्जम्प्ट कर दिया गया ग्रैंड कंट्रोल एक्ट से। तो उसके आधार पर किराएदार चाहे कितना ही बुरा हो उसको केवल नोटिस देकर उसके तहत बेदखल किया जा सकता है। पहले यही लघुवाद जेसीसी कोर्ट में मुकदमे होते थे, लेकिन इस एक्ट आने तरमीम होने के बाद में अब वो मुकदमे भी वक्फ ट्रिब्यूनल में होने लगे। इसके अलावा धारा 54 के जो मुकदमे हैं वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल में भी इजाजत। तो धारा 54 के तहत भी जो 54 का ऑर्डर पास होगा उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल जो है उसको आगे प्रोसीड करती है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि किस तरीके से हम इसको इनका कानूनों का फायदा उठाएं। उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत तो यही है कि जितने भी वक़ाफ़ हैं उनकी वक्फनामे ढूंढे जाएं और उनके वक्फनामों के आधार पर अगर वो पुराने वक्फनामे उनके पुराने नंबरान हैं तो नए नंबरान उनके वक्फ बोर्ड में दर्ज कराए जाएं। ट्रेस करके अवैध कब्जों को कोई भी आदमी, ये ज़रूरी नहीं है कि मुतवल्ली ही कार्रवाई करे, कोई भी आदमी जो वक्फ से इंटरेस्टेड हो, बेनिफिशियरी हो या इंटरेस्टेड हो, वो भी उसकी प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है वक्फ बोर्ड में। इसके अलावा जो और वक्फ का जो मुतवल्ली है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है सारा चीज़ मुतवल्ली के हाथ में है और मुतवल्ली का टारगेट आज माफ़ करना सिर्फ पैसा कमाने का है। उसका वो शुरू में जब लगता है मुतवल्ली बनने के लिए तब तो वो कहता है कि मैं प्रोटेक्ट करूँगा प्रॉपर्टी को, लेकिन जब वो बन जाता है तो उसके बाद वो 7% का कंट्रीब्यूशन भी वक्फ बोर्ड को अदा नहीं करता।
वो सारी प्रॉपर्टी अपनी निजी प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहले जो वक्फ एक्ट में है, जहाँ वाकिफ ने वक्फ किया है, तो वहाँ तो मजबूरी है कि वक्फनामे के तहत ही मुतवल्ली अपॉइंट होगा। लेकिन अगर वक्फ ने वाकिफ के मुताबिक जो मुतवल्ली अपॉइंट हो रहा है वो उसको मिसमैनेजमेंट कर रहा है, तो बाकी लोगों को भी राइट है कि वो उसको चैलेंज करें और सही आदमी को मुतवल्ली अपॉइंट कराएं। तो अगर मुतवल्ली उसके तहत, वक्फ एक्ट के तहत, प्रोविजन के तहत अपना काम करेगा तो बहुत सी प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट के तहत प्रोटेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है, वक्फ बोर्ड में जो काम है, क्योंकि वक्फ बोर्ड को कितनी सारी पावर वक्फ एक्ट ने दी गई। तो सबसे पहला काम तो उसको रजिस्ट्रेशन का दिया गया, दफा 37 के रजिस्टर को, फिर मुतवल्ली अपॉइंट का दिया गया, फिर अवैध कब्जों को रोकने का दिया गया। अगर वो टाइमली और ईमानदारी से उस काम को करे तो वक्फ प्रॉपर्टियां बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हो सकती हैं। लेकिन मजबूरी है कि वक्फ का जो चेयरमैन या जो भी है वो पॉलिटिकल होता है और पॉलिटिकल के तहत ही वो काम करता है अपने उसके लिए। तो जो वक्फ एक्ट की मंशा थी, वक्फ एक्ट की मंशा इसलिए तो बनाई गई, इसलिए ज़रूरत करी लेजिस्लेशन ने कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनके जो मुस्लिम्स हैं वही अपनी प्रॉपर्टी को संभाल लें। लेकिन हम एक्ट आने के बाद भी उसमें मजीद बदमज़गी हो गई और ज़्यादा दिक्कत हो गई। जब जनरल लॉ के तहत सेक्शन 52 CPC के तहत वक्फ के कार्रवाई होती थी, उस टाइम ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन हो रहा था वक्फ प्रॉपर्टी का। वक्फ एक्ट आने के बाद में और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुतवल्ली सब पैसे दे के बन के आ रहे हैं, बगैर पैसे के कोई मुतवल्ली बन के नहीं आ रहा वक्फ बोर्ड से। तो जब वो पैसे दे के वहां से बन के आ रहा है तो उसका मंशा सिर्फ पैसा कमाना है। वक्फ के एक्ट के तहत भी धारा 51 है, स्पेसिफिक कहा गया कि मुतवल्ली को क्या पावर है। मुतवल्ली ना प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ना रहन रख सकता है और ना उसको ट्रांसफर कर सकता है। किरायानामा सिर्फ 1 साल तक के लिए वो किराए पर दे सकता है, और जहां एग्रीकल्चर लैंड है वहां 3 साल तक के लिए दे सकता है। इसके लिए जितनी भी जरूरत होगी तो उससे विद द परमिशन बोर्ड वो किराए पर देगा। और ये यहाँ भी अब वक्फ एक्ट के जो 13 में अमेंडमेंट हुआ, उसमें उन्होंने ये भी और जोड़ दिया कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या इस तरह के है, तो वहाँ 30 साल तक की लीज वक्फ प्रॉपर्टी दी जा सकती है। क्योंकि पहले ये था कि 1 साल से ज़्यादा की लीज नहीं दी जा सकती, तो इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट 1 साल की लीज पे तो कायम हो नहीं सकते, तो उसको अमेंड करके 30 साल किया गया। तो जहां इस तरह के विदाउट जो 51 के तहत परमिशन है उसके बियॉन्ड करके मुतवल्ली कोई लीज करता है या वक्फ बोर्ड करता है, तो वो प्रोटेक्शन सेक्शन 56 में दिया गया। 56 के तहत वो सारी वाइड होंगी, जो इससे एक्सीड कर जाती है पावर से वो 56 के तहत होंगी, और उनको राइट जो है वक्फ ट्रिब्यूनल को इन सब चीज़ों को सुनने का राइट है। जहां तक वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो ट्रेसपासर कर रहे हैं या अवैध कब्जे, तो वहां भी मुतवल्ली जो है सूट फाइल कर सकता है वक्फ प्रोटेक्शन के लिए, इंजेक्शन का सूट। अगर कहीं डिस्प्यूट वक्फ प्रॉपर्टी का है कि वक्फ है या नहीं है तो ट्रिब्यूनल में होगा, और अगर इस बात का डिस्प्यूट नहीं है, मेयर किसी से है, तो वो सिविल कोर्ट में भी इंजेक्शन का सूट ला सकता है। तो वक्फ एक्ट जो है वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोविजन दे रहा है जो उसके बेनिफिशियल है। ये हमारी कमजोरी है कि हम उनका इस्तेमाल न करके वक्फ एक्ट को, वक्फ प्रॉपर्टी को, औकाफ को बर्बाद होने दे रहे हैं। तो जहाँ तक वक्फ एक्ट की में है, सिर्फ एक चीज़ से थोड़ा सा दिक्कत हुई है, ये जो पूरे यूपी में एक ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट हो गया, इसकी वजह से थोड़ी परेशानी है। इसके लिए भी अगर कोशिश जमाए की जाए कि हर जिले पे पहले की तरह वक्फ ट्रिब्यूनल लेजिस्लेशन बना दे, तो फिर बहुत आसानी से, जैसे पहले चल रहे थे, आसानी से हो सकती है। तो वक्फ एक्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन करने के लिए हर सेक्शन में एक वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट रहे कवाना नियम बनाए, और मुतवल्ली मालिक ना बन जाए उसको भी रेस्ट्रिक्शन किया गया कि भाई इसको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, और उसकी सुपरवाइजरी पावर जो है बोर्ड को दे दी गई, और उससे भी ऊपर पावर दे दी गई वक्फ ट्रिब्यूनल को। तो वक्फ एक्ट के तहत ये जो जामा कानून सेक्शंस है, इनके तहत वक्फ से हम फायदा उठा सकते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी को
प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं साथ के साथ मैं जो है आगरे जलसे का शुक्रिया अदा करता हूँ तो मुझे मौका दिया इस टॉपिक पर बात करने।